हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें ही हम पॉलिटी के 2 ईयर्स के कंप्लीट कर चुके हैं, 2021 एंड 2020। तो अब उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी 2019 की सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। किसके देखेंगे? CAPF के देखेंगे। CAPF ये इक्वली इंपॉर्टेंट है CDS वाले बच्चों के लिए भी और FCAT वाले बच्चों के लिए भी। रीज़न मीन क्योंकि UPSC जो है उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो उन्हीं से सवाल पूछ रहा है, ना कि अलग टॉपिक चेंज करके। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट से आज उसने सवाल पूछ लिया कि इसके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, कल को पूछ ले कि इसको निकालने के लिए क्या क्या होता है। तो ऐसे उसके फिक्स टॉपिक हैं, उनसे ही सवाल है। तो इसलिए हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। फाइनेंस कमीशन में हम किस कौन कौन से इसमें मेंबर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब कोई पूछे कि फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कहीं ये? हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा मेंशन है। उसमें ये भी लिख रहा है कि इसमें कितने मेंबर होंगे। तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरमैन होता है और 4 इसके अदर मेंबर होते हैं। तो ये इसकी जो मतलब अपॉइंटिंग है ये सब होते हैं। और इन 5 मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटिंग पावर तो एक ही है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मोटा मोटा बात था फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब इसमें लिख रहा है जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होता है। अ सुप्रीम कोर्ट जज और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो वो क्वालिफाई हो सकता है क्या? नहीं, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको अभी हम डाउट वाली स्टेज पर रखेंगे। अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स। भाई फाइनेंस कमीशन है तो उसमें ऐसे ही लोग तो देखे जाएंगे जिनकी फाइनेंशियल मैटर्स में ज़्यादा ही रुचि हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो हाँ, सेकंड पॉइंट तो हो सकता है, करेक्ट। अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। करेक्ट बात है भाई। फाइनेंस मतलब इकोनॉमिक्स। फाइनेंस मतलब इकोनॉमिक्स क्या? इकोनॉमिक्स के अंदर ही फाइनेंस का पार्ट आता है। इसीलिए जिस पर्सन के पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, जिस पर्सन के पास फाइनेंस की नॉलेज है, वो जो है वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर हो सकता है। और जो क्वालिफिकेशन जो अपने बुक में दे रखी है, वो 4 क्वालिफिकेशन दे रखी हैं जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स में होनी चाहिए। पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली जो उसमें कंडीशन है वो ये है कि जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जज अलाउ नहीं है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। दूसरा, वो मेंबर होना चाहिए जिन्हें फाइनेंस की नॉलेज हो, ये हो सकता है मेंबर। तीसरा, वो होने चाहिए जिनको फाइनेंशियल मैटर्स की नॉलेज हो, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, फाइनेंशियल मैटर्स की नॉलेज हो। चौथा, वो होना चाहिए जिसको नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। तो ये 4 लोग हैं। 4 लोग मतलब 4 क्वालिफिकेशन है। अगर ये होगी तो वही मेंबर बन सकते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो 1 इसका आंसर नहीं है, तो जहां जहां 1 है उसको काट दीजिए। C 2 और 3 इसका आंसर है। ये देखिए, सी इसका 2 और 3 आंसर है। मेरे अगेन नोट्स का पार्ट है। आर्टिकल 220 280 जो है वो कासी जुडिशियल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये कैन बी रीअपॉइंट। तो ये जो मेंबर हैं, ये जो 5 मेंबर हैं, बार बार रीअपॉइंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ही अपॉइंट होगा। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि एक बार जो चेयरमैन बन गया वो दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। अगर ये एक बार बन गया तो दोबारा रीअपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। और क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, वही मैंने बताया, जज हो हाई कोर्ट का, उसे नॉलेज हो फाइनेंस की या फाइनेंशियल मैटर की नॉलेज हो या इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। बस इतना सा आपको याद करना था, उससे आपका पूरा पार्ट हो जाता। ये मेन बात है। ये काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? इसका मेन काम होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो भी हमारे टैक्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन, बताता है कि इतना सेंटर को जाना चाहिए, इतना स्टेट को जाना चाहिए। दूसरा, कोई भी मैटर जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को कहता है भैया इस मैटर में अपनी राय दीजिए, तो भी ये देंगे। तीसरा, ग्रांट एंड एड जो मिलती है, किसको मिलती है? स्टेट्स को जो मिलती है, किसके थ्रू? सेंटर के थ्रू जो मिलती है, उसमें भी फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। या सप्ली जो पंचायत को हम सप्लीमेंट देते हैं, सप्लीमेंट रिसोर्सेज जो हम पंचायत को देते हैं, वो भी फाइनेंस कमीशन बताता है। तो ये 4 चीजें हैं जो फाइनेंस कमीशन बताता है। तो ये मैंने टोटल आपको बात बता दी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जो इसकी एडवाइस ये देता है। फाइनेंस कमीशन भैया एडवाइस दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला किस चीज़ पर एडवाइस दो, तो वो क्या बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर? नहीं। फाइनेंस कमीशन की जो भी ये रिकमेंडेशन देता है वो नॉन बाइंडिंग है, केवल वो एडवाइजरी नेचर की है। एडवाइस कर सकता है, ऐसा नहीं है इसने कल को बोला कि इतना सेंटर को, स्टेट को देना है 50% टैक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये केवल एडवाइस कर सकता है, बाकी का डिसीजन जो है वो सेंटर गवर्नमेंट को ही लेना है। तो ये टोटल बात थी फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर। तो आपको पता है बहुत सारे नोटिस इशू होते हैं पार्लियामेंट में, बहुत तरीके के ये होता है, हाफ एन आवर सेशन, फुल सेशन, ऐसे करके बहुत सारे सेशन होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बच्चे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे मुंह से एक आध वर्ड एक्स्ट्रा निकल जाता है,
तो बच्चे कहते हैं कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई ऐसा तो हो सकता है कि मैं एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, उसका मतलब कुछ और हो। तो इतना तो यार आप माइंड नहीं करा करिए। आप तो वैसे भी CA PF की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आप इतने मैच्योर तो हैं कि ऐसे छोटा छोटा नहीं पढ़ेंगे। अब पकड़ेंगे चीज़ें कि भाई मैंने एक्सप्लेनेशन सही दिया और अगर वहाँ गलती से A की जगह B लिख दिया तो बच्चे कह रहे हैं कि सर वहाँ गलत लिखा है। भाई अब एक्सप्लेनेशन पढ़िए ना, मेन चीज़ तो वो है। चलिए कोई बात नहीं, जिस बच्चे को जैसा अच्छा लगे, अपना काम है पढ़ाना और आप लोगों का काम है पढ़ना, सिंपल बात। तो कितने तरीके के होते हैं ये, बहुत सारे नोटिस होते हैं ये, और अलग अलग आवर्स होते हैं। जैसे एक होता है क्वेश्चन आवर होता है, एक होता है 0 आवर होता है, तो ऐसे करके हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है, 2 आवर डिस्कशन भी होता है। तो इसकी बात हो रही है। तो शॉर्ट नोटिस से रिलेटेड क्या हो सकता है, दीज रिलेटेड टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो शॉर्ट नोटिस पे अगर कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेजिस्लेचर में, तो क्यों पूछेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि भैया उसकी कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस तो होगी, इसीलिए हम इतने शॉर्ट नोटिस पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आंसर तो सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्री टू आंसर इट। तो हाँ, ये बात सही है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तभी एडमिसल होता है, जब ही माना जाता है जब उसका मिनिस्टर, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मिनिस्टर है वो बोल दे कि हाँ मैं इसका आंसर करूंगा, तभी वो उसको एडमिसिबल किया जाता है। तो ये भी सही क्वेश्चन है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, ये देखिए कहाँ पकड़ना कहाँ था आपको, बस ये ड्यूरिंग को पकड़ना था। अगर ये 2 पॉइंट आपको नहीं भी आते, मान के चलिए ये 2 पॉइंट मेरे को नहीं आते, ये भी नहीं आता, ये नहीं आता, पर ये जरूर याद होना चाहिए कि शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन है वो ड्यूरिंग नहीं पूछा जाता है। देखिए इसी का आंसर इसलिए बी मैंने लिखा है, क्यों, ये जो पूछे जाते हैं वो आफ्टर क्वेश्चन आवर पूछे जाते हैं, जब हमारा क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है उसके बाद पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग। जब भी पार्लियामेंट बैठती है तो उसमें सबसे पहला जो होता है फर्स्ट आवर सिटिंग, वो क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में 3 तरीके के सवाल होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके के सवाल होते हैं, एक होता है स्टेयर्ड सवाल, एक होता है अनस्टेयर्ड सवाल, और एक होता है शॉर्ट नोटिस सवाल। तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में ओरल आंसर पूछे जाते हैं कि ओरल आंसर क्या होंगे, जो भी सप्लीमेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ओरल आंसर है, मतलब हम सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, फिर उसके बाद मैं कोई और क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो वो भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि ओरली मेरे को जवाब देना है। अनस्टेट क्या होता है, ये होते हैं रिटन में। रिटन में हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इसमें कोई भी सप्लीमेंट हम आंसर नहीं पूछ सकते, कि बस भाई जो मैंने रिटन में एक सवाल पूछा बस उसी का आंसर दो। और शॉर्ट नोटिस जो है ये ओरली ही दिए जाते हैं, और इसमें 10 डेज का टाइम होता है। ये जो सवाल था ये 10 डेज का काम होता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर होता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा विकीपीडिया पे, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आंसर वहाँ लगा के आया था वो 1 2 3 लगा के आया था। लेकिन जब मैंने विकीपीडिया और अदर सोर्सेज पढ़े तो उसमें लिख रहा है कि आफ्टर क्वेश्चन आवर होना चाहिए। अब ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं सही बता रहा हूँ या क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आंसर जो है 1 और 2 होना चाहिए। लेकिन जो जब जितना मैंने पढ़ा है, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, शॉर्ट नोटिस जो है वो क्वेश्चन आवर का पार्ट होता है, लेकिन जो विकीपीडिया बोल रहा है या जो अदर सोर्सेज बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो आफ्टर क्वेश्चन आवर ही चलाए जाते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच, ये सबसे हलवा क्वेश्चन था। हलवा क्वेश्चन आपको पता है ना, जब पार्लियामेंट पहली बार मिलती है तो सबसे पहले हलवा ही चलता है, नाश्ते में दिया जाता है तो हलवा सेरेमनी होती है। तो ये जो है ये बोला गया कि किस प्रोविजन का पार्ट है, नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी लिखी गई है। एक फंडामेंटल ड्यूटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो इसमें नहीं मेंशन है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि ये जो है इनमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not true of the 10th schedule? 10th schedule किससे रिलेटेड है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ADL से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है 10th शेड्यूल में, क्या क्या होता है। द शेड्यूल इसमें बताना नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब बाकी के सब सही है, एक सही नहीं होगा। द शेड्यूल लेस डाउन द इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ये शेड्यूल बताता है कि कौन कौन से मेंबर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब हमसे तो नॉट पूछा गया, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट एकदम सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, आप पढ़िए तो ये नॉट का सवाल पूछा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारा डाउटफुल है, अभी क्यों है मैं बताऊंगा। केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। हाँ भाई, जो भी केस आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ से, उसका
कौन डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, वो स्पीकर करेगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है एकदम, लेकिन हमसे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को काटा है। बच्चों ये समझने की कोशिश करो, वो नॉट पूछ रहा है। मेरे से इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपने गलत स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को काट क्यों दिया, जबकि वो स्टेटमेंट एकदम सही था। वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ हमसे नॉट पूछा है, इसमें तो कौन सा सही नहीं है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसलिए मैंने काटा है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसलिए मैंने काटा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को काट रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिट्रेटर होगा, ये बोला गया है कीतो होलोहान केस में। कीतो होलोहान, आप इतना भी याद कर सकते हैं। इस केस में बोला गया था कि अगर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ से मैटर है तो उसका फाइनल आर्बिट्रेटर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। ये क्या, अब तीनों स्टेटमेंट हमें पता है कि ये स्टेटमेंट तीनों सही हैं, मतलब तीनों स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ की डेफिनेशन में आ रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसी में कुछ गलती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ मर्जर। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आधा सही है। आधा सही क्यों है वो मैं आगे बता देता हूँ। इसका आंसर बी था, कीतो होलोहान केस रिलेटेड नो प्रोटेक्शन टू स्प्लिट बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या होता था, अगर दो पार्टी स्प्लिट हो जाती थी तो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, मतलब उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। जब हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन लॉ आया गया था, तब उसमें स्प्लिट की कंडीशन को एक्सेप्शन दिया गया था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये स्प्लिट की कंडीशन को हटा दिया और मर्जर को अप्लाई कर दिया। जो वहाँ बोला गया ना कि मर्जर को हमने बोल दिया कि मर्जर के केस में जो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो सही स्टेटमेंट है। लेकिन मर्जर के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी, हाँ बोले 2/3 मेजॉरिटी जो है फेवर में वोट करे, ये पूरा स्टेटमेंट है, फेवर में वोट करे, तब ये स्टेटमेंट सही होता। और ये भी गलत हो जाता। ये भी गलत इसलिए हो जाता क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। बच्चों ध्यान रखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट। लेकिन इसमें आधा स्टेटमेंट बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा उसको एक्सेप्शन में रखा गया है इन केस ऑफ मर्जर। ये बात इतनी सही है, लेकिन इसके आगे भी जुड़ा हुआ है कि मर्जर तभी मान्य होगा जब कम से कम 2/3 लोग फेवर में हो उस मेजॉरिटी। भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी डिफेक्शन जो लाया था वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया था। इसमें बोला गया था कौन एमपी, क्योंकि क्या होता था ना कि आया राम गया राम वाली स्थिति थी कि कोई एक पार्टी से जीत रहा और दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए ये लॉ लाया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो कोई ज्वाइन कर लेता है पार्टी। अगर वो वोट करने से मना कर देता है, जैसे उसका पार्टी बोलती है उसके डायरेक्शन नहीं मानता है। तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर है और वो 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करता है किसी पार्टी को, अगर 6 महीने से पहले पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चौथा, अगर वो अपनी मेंबरशिप को अपना वॉलंटरीली कह देता है कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें 2 एक्सेप्शन रखे गए हैं कि स्पीकर और चेयरमैन वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही होते हैं, तो वो अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं और बाद में उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तो इसका एक्सेप्शन ये है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई भी पेरेंट पार्टी मर्ज हो जाती है इनटू अनदर विद 2/3 ऑफ द मेंबर वोटिंग इन द फेवर ऑफ द मर्जर, अगर 2/3 लोग फेवर में हैं किसी पार्टी के मर्जर में, तभी वो मर्जर मान्य होगा, वरना वो मर्जर मान्य नहीं होगा। तो ये टोटल बात थी अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये किस शेड्यूल में रखा गया, तो ये 10th शेड्यूल में रखा गया है। बच्चों प्लीज़ नोट को खासकर ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे नोट में अभी भी कंफ्यूज है, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ फिर भी बच्चे नोट में कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। Which one of the following statement about the Attorney General is not correct? देखिए आजकल CAPF नॉट के क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अगर वो 20 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछेगा तो 15 क्वेश्चन जो है वो नॉट के ही पूछेगा। तो प्लीज़ आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मतलब बाकी के स्टेटमेंट सब करेक्ट होंगे, हमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम सही स्टेटमेंट है कि वो अटॉर्नी जनरल जो है उसको राइट है कि वो स्पीक कर सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। वोट का उसे अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार जो है वो MP MLA को ही है। बस आपको एक चीज़ ये याद होनी चाहिए, ही शैल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी, एकदम सही स्टेटमेंट है कि उसको सारे कोर्ट्स का अधिकार है, भले हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो। तो अटॉर्नी जनरल है भाई, एक बहुत बड़ा वकील है, तो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई, तो ये सही बात है क्योंकि अटॉर्नी जनरल क्या है, सबसे बड़ा वकील है। अटॉर्नी जनरल जो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस लड़ता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर की है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये 3 स्टेटमेंट ऑफिशियली सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है, इसलिए करेक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
ही इज़ अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये होल टाइम काउंसिल नहीं होता है। आगे देखिए, इसका आंसर इसीलिए डी है, ये नोट्स का पार्ट है, मैंने यहाँ लिख भी रखा था, जिन्होंने नोट्स परचेज करा उनको पता भी होगा। ही इज़ नॉट द फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी इसमें लिख रहा था ये आर्टिकल 76 का पार्ट है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ये पर्सन है जिसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट पूछा गया, और इसका टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और इसकी ड्यूटीज़ क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है लीगल मैटर्स में, कोई भी है। ये पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार पाता है, पार्लियामेंट में कैन स्पीक, बट कभी भी ये वोट नहीं कर सकता। ये याद रखेंगे, वोट नहीं कर सकता। ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। तो इसको राइट है कि किसी भी कोर्ट में ये केस लड़ सकता है। देखिए सारे स्टेटमेंट इसी पैराग्राफ से पूछे गए हैं, तो बस आपको इतना ही याद होना चाहिए था। जिनको नोट्स चाहिए तो वो स्टडी फंडा से बाय कर सकते हैं, ये वाले नोट्स, ठीक है। इसमें क्लियरली लिख रहा है, बस ये स्टेटमेंट आपको याद करना था, इससे पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है। ही इज़ नॉट द फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी का अगर आपको 3 स्टेटमेंट नहीं भी पता होते तो भी काम हो जाता है, बस आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो टर्म है ना, पॉलीआर्की, मोनार्की और ओलिगार्की, ये सब आपको पता होना चाहिए कि पॉलीआर्की क्या होता है, ओलिगार्की क्या होता है, मोनार्की क्या होता है। ये सारे जो है ना PSIR, जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले, उनको पढ़ाया जाता है। तो जब ये 2019 का पेपर है, इसमें देखा गया है कम से कम 3 से 4 सवाल जो है ना पॉलिटिकल साइंस से भी पूछे गए। अभी आगे आएंगे, मैं उसको बताऊंगा अभी कैसे करने थे। तो इसमें अब हमें नहीं पता है कि पॉलीआर्की क्या होता है। चलिए मान लिया किसी बच्चे को नहीं पता था एग्जाम में पॉलीआर्की क्या होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के हाथ में होती है। चलिए मान लिया हमने ये स्टेटमेंट सही। राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपस में ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि भैया हमने सरकार चलाने को तो दे दिया, जो चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, लेकिन उनका जो रन करने, उनको जो चलानी है सरकार, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप फैसला नहीं ले सकते। तो इन दोनों में से मतलब एक ही स्टेटमेंट सही होगा, या तो इलेक्टेड ऑफिशियल होंगे या फिर रिस्ट्रिक्शन होगा। तो हमें ये तो पता चल गया या तो ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। अब देखिए इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे, इनको राइट टू वोट का अधिकार होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक कहीं ना कहीं हैं कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे, जितने भी एडल्ट लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको अधिकार होगा वोट डालने का। देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट। देखिए अब तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच खा गए कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी होंगे, चुनाइंदे नुमाइंदे होंगे, सबको वोट का अधिकार होगा, और फ्री एक्सप्रेशन, हम वो लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है उसको भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो ये सब जो है तीनों स्टेटमेंट आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ऑड है। एक हमारा होता है ना जो हम एप्टीट्यूड करते हैं उसमें इवन एंड ऑड छांटना होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऑड स्टेटमेंट है, इसीलिए ये आंसर। पॉलीआर्की बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्या होता है। तो पॉलीआर्की का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल पीपल। भाई इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास जो होती है वो पावर होती है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ नाइदर अ डिक्टेटरशिप नॉर अ डेमोक्रेसी। तो ये ना तो ही तानाशाही होती है ना ही डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता है। तो आपको याद रखना है कि ये ना ही डिक्टेटरशिप है ना ही डेमोक्रेसी, ये एक अलग ही चीज़ है। और ये लिखा भी था कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजन इज वेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल। ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके विकिपीडिया का पार्ट है, तो मैंने लिख दिया था आपकी सहूलियत के लिए, आप फिर से पढ़ सकते हैं। जो समझाना था मैं ऊपर अच्छे से समझा के आया, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, सबको वोट का अधिकार होगा, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि कौन कौन से आइटम जो है वो स्टेट लिस्ट में, कौन सी यूनियन लिस्ट में, कौन कौन कंकरेंट लिस्ट में। अच्छा आज का सवाल है, ये जो हमारी शेड्यूल लिस्ट है ये किस आर्टिकल में, आपको एक तो ये बताना है किस आर्टिकल में और किस शेड्यूल में रखी गई है। जो हमारे शेड्यूल हैं उसमें किस शेड्यूल में रखी गई हैं और किस आर्टिकल में रखी गई हैं, ये तीनों लिस्ट को, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, मान के चलिए ये हमें नहीं पता था, ये सवाल कैसे होगा। अब याद रखिएगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप देने का और लेने का अधिकार किसके पास होगा। भाई राज्य सरकार के पास तो होगा नहीं, या दोनों को पावर तो देंगे नहीं कि CAA का इतना प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप देने का अधिकार जो है वो यूनियन लिस्ट के पास ही है। इसका मतलब 2 तो एकदम सही होगा, तो 2 एकदम सही होगा। ये देखिए 2 स्टेटमेंट एकदम सही, मतलब ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, हमें इतना तो पता चल गया। अब हमें ये पता है कि 2 सही है, इसका मतलब 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 3 भी सही है, तो हमें 3 तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बस हमें ये देखना है कि 1 आंसर सही है कि नहीं। हाँ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, भाई पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो B स्टेटमेंट है वो एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो ये जो बात हो रही है नालसा की बात हो रही है, नेशनल एडवाइजरी लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या होता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल पे। और ये जो नालसा में जो भी केस जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े जाते हैं, कोई वकील नहीं होता, सब अपना फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ सकते हैं। इसके पास पावर होती है एज अ सिविल कोर्ट, जैसी सिविल कोर्ट की पास पावर होती है वैसी होती है। तो ये कितने भागों में होती है, जो हमारी नालसा है या जो स्टेट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तालुक लेवल पे होती है और हाई कोर्ट लेवल पे होती है। पंचायत कमेटी के लेवल पे तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ए इसका आंसर होगा, बी सी डी इसके आंसर नहीं होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये लिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं, आपके क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत का ही पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही लिख रहा है कि आर्टिकल 39A में बोला गया फ्री लीगल एड दी जाएगी। इसी के फ्री लीगल एड की जो बात कही है, जो हमारा DPSP में जो बोला गया कि फ्री लीगल एड दी जाएगी, उसके तहत ही नालसा को लाया गया था। ये एक जिस एक्ट के थ्रू आता है उसको बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसमें बोला गया था एवरी स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, इन एवरी हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होगी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लेवल कमेटी। तो ये होता है ना, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बकवास लिखा हुआ है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए कि एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो 3 भागों में होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, तालुक लेवल पे होती है, और हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट लेवल कमेटी होती है। इसके पास जो पावर होती है वो एक सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है, और इसके फैसले जो हैं वो मान्य करने पड़ते हैं दोनों पार्टी को। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती और कोई इसका वकील नहीं होता, कोई लॉयर नहीं होता, नो लॉयर, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल। इससे क्या होगा, जितने कोर्ट केस चल रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। भाई आपको पता है कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं, थोड़े कम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग द DPSP इज नॉट करेक्ट। देखिए फिर वो नॉट पूछ रहा है। स्टेट शैल हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन मेकिंग ऑफ लॉस। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा है इसलिए गलत हो जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। डाउटफुल है, डाउट में रखिए। The directive principle of state policy है precedence over the fundamental right in case of conflict between the two। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ये आपके लक्ष्मीकांत में भी लिख रही है। ऐसे ये जो बोला गया था कि पहले क्या था कि पहले लड़ाई होती रहती थी कि कौन सा बड़ा है, फंडामेंटल राइट बड़ा है कि DPSP बड़ा है। कभी किसी केस में हमने जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें DPSP बड़ा हो गया था, फंडामेंटल राइट छोटा हो गया था। फिर बाद में कोई और केस आया, उसमें फंडामेंटल राइट बड़ा हो गया, DPSP भी छोटा हो गया। तो उसके बाद बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, ये एक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक्ट ऐसा बेड रॉक बिटवीन फंडामेंटल राइट और DPSP, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, दोनों समानता रखते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को बड़ा माना गया है ओवर DPSP, ये याद रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि DPSP ज़्यादा पावरफुल है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, हमसे वो नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो C इसका आंसर हो जाएगा। DPSP आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे वो नॉट पूछ रहा है इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है C। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल किस में बोला गया है, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है। मनी बिल क्या, रोकड़े से, पैसे से मतलब रखता है, रोकड़ा या पैसा, मनी बिल उसी का पार्ट होगा। तो मनी बिल में क्या बोलेंगे, जो भी ऑब्लिगेशन, अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। भाई ये रोकड़े की बात हो रही है कि अगर कोई भी हमें चेंज लाना है किसी भी लॉ में रिलेटेड टू पैसा, तो उसके लिए मनी बिल की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे अगेन वो नॉट पूछ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछ रहा है इसलिए गलत हो गया। एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। अब ये कैसे हो सकता है, जब फाइनेंशियल बिल को हमने अलग से 117 में रखा गया है तो ये मनी बिल में कैसे पार्ट हो जाएगा, आप ये बात बताइए। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो हाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है C। ये लिखा भी है कि आर्टिकल 110 में क्या क्या होता है कि हमें इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन या कुछ भी चेंज करना है तो मनी बिल की ज़रूरत है, या हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो इसकी ज़रूरत है, या हमें पैसा मनी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है वो निकालना है या डालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो भी हमें मनी बिल की ज़रूरत है। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में आता है, फाइनेंशियल बिल जो है आर्टिकल 117 में भी आता है, 117(2) में भी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द DPSP। तो DPSP इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे हलवा सवाल, एक और सवाल हलवा आ गया। हलवा सवाल क्या है,
राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो हाँ भाई ये आर्टिकल 41 की बात कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आर्टिकल 44 की बात कर रहा है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 की बात कर रहा है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का बोला गया है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में बोला गया है, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का बोला गया। ये आर्टिकल 43A का पार्ट है। अगर ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होता तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेफिनेशन फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरल लोग हैं, एकदम अच्छे जो लोग होते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बारे में पूछा गया। तो लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मली यूजुअली लीगल रूल्स। तो लीगल, लिबरल मतलब अच्छे लोग जो होते हैं तो वो रूल्स को मानते हैं, तो हाँ बात ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट, हाँ लिबरल लोग हैं तो एक दूसरे के राइट को बचा के रखेंगे, सिविल लिबर्टी होगी, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर, भैया अनलिमिटेड पावर कैसे दे देंगे, लिबरल लोग हैं, लेकिन कोई भी अथॉरिटी हो वो किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं देती है, ये याद रखिएगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मोनार्की हो, ओलिगार्की हो, डेमोक्रेसी हो, अनलिमिटेड पावर हमारे पास भी नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ही हुआ है। तो 3 स्टेटमेंट जो वो एकदम गलत है, 3 काट दीजिए, यहाँ से भी काटिए, यहाँ से भी काटिए, 1 और 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये लिबरल डेमोक्रेसी मैंने लिख भी दिया है, क्या क्या होता है, फ्री प्रेस एंड फ्रीडम होता है, अकाउंटेबल होता है, ठीक है। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया बस उतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। तो कुछ भी आपको लगता है कि गलत है सही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसा लग रहा है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर सब लोग देंगे, ठीक है। तो और ये लेक्चर जो है वो ऑल्टरनेट डेज आएंगे, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे को बच्चे बोल रहे हैं कि सर डेली बेसिस पर लाइए, तो नहीं, डेली बेसिस नहीं, कम से कम 1 दिन या 2 दिन के बाद ये लेक्चर आएगा और हम सब कुछ कवर करेंगे। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद हम अलग अलग चैप्टर्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका आपको आंसर देना है, लाइक कर सकें तो कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।